10-12 लोगों को ये क्या कहते हैं उसको, एक्स को क्या कहते हैं, हाँ कुल्हाड़ी से 12 औरतें थे, बच्चे थे, जान से मारा और घर जलाया और निकल गए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में वैसे मेरे करीब 10 ऐसा घटनाएं, 9 केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है कि करीब 4-5 साल के लिए पेंडिंग है। इतना सीरियस गंभीर मैसेकर हो गया, हमला हो गया सिक्योरिटी फोर्सेस का। केस दाखिल करने के बाद हाई कोर्ट बोलेगा लाइन में रखो इस केस को, और 4-5 साल के लिए सड़ता है कोर्ट में। कोई जज टच करने के लिए तैयार नहीं, कोई जज डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं। तो हमने इस केस को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लिया, और सुप्रीम कोर्ट में लिया तो सबूत कैसा देना जज साहब, कैसा बताए? क्योंकि अगर हम कहेंगे कि इन लोगों ने हमला किया तो सरकार कहेंगे कि नहीं, इन लोगों ने हमला तो नहीं किया बल्कि माओवादी लोगों ने हमला किया। तो हमने उस गांव के 17 लोग दिल्ली बुलाया और जज साहब के सामने पेश किया कि उस गांव के लोग हैं जहां से सिक्योरिटी फोर्सेस ने आक्रमण किया। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने डिस्ट्रिक्ट जज को कहा कि आप इनका बयान ले लो। डिस्ट्रिक्ट जज ने सभी का बयान लिया और केस 100% मजबूत हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर नॉर्मल रास्ता से जाए लीगल, तो शायद इस कानूनी व्यवस्था को हिलाना मुश्किल है। लेकिन अगर वकील और सोशल वर्कर और पत्रकार साथ में काम करेंगे और कुछ नया रास्ता से चलेंगे, डायरेक्ट रास्ता से जाएंगे, तो शायद कानून का उपयोग हो सकता है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, शायद हो सकता है। अब हमारी स्थिति ऐसा है कि डिफेंस में है, केस हमारे खिलाफ हो गया तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन जरूरी है कि थोड़ा इसमें परिवर्तन लाना और केस सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर करना, केस पुलिस के ऊपर करना, केस चीफ मिनिस्टर के ऊपर करना, केस होम मिनिस्टर के ऊपर करना, आक्रमण करना, कानूनी आक्रमण करना, ये बहुत जरूरी है। और इसका रास्ता बिल्कुल अलग सा है, थोड़ा अलग सा सोचना, थोड़ा नया तरीका से सोचना और हिम्मत लगा के ये केसेस हमें कर सकते हैं। हिमांशु कुमार का केस था छत्तीसगढ़ का। हिमांशु कुमार एक सोशलिस्ट एक्टिविस्ट था, उसका पिताजी विनोबा भावे का सेक्रेटरी था। वो हिंसा के खिलाफ आदमी है, हमेशा अहिंसा की बात करते हैं। ये अहिंसा की बात एक्चुअली मेरे समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी उसका आश्रम तोड़ दिया जहां पे लीगल एड होता था छत्तीसगढ़ में, और उसका केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में चलाया। और जब हमने आर्ग्यूमेंट शुरू किया हिमांशु कुमार का केस में, तो सरकारी वकील हमेशा खड़ा रहता है और कहते हैं कि साहब जज साहब ये टेररिस्ट है, हिमांशु कुमार टेररिस्ट है, जैसे विनायक को टेररिस्ट बुलाए, हिमांशु कुमार टेररिस्ट है। तो 2-3 बार ये हुआ और मुझे मेरी आर्ग्यूमेंट जो है शुरू भी नहीं कर पाया, क्योंकि हमेशा टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट। एक बार मैंने जज साहब को कहा कि ये जो टेररिस्ट है उसका पिताजी सोशलिस्ट मूवमेंट, जो नॉन वायलेंट मूवमेंट का लीडर था, ये उसका गांधी आश्रम था दांतेवाड़ा में जो जलाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ये तो पूरी सरकारी कमेटी के ऊपर है, चाइल्ड राइट्स कमेटी, लीगल एड कमेटी, ट्राइबल वेलफेयर कमेटी, ये मैंने पूरा बताया। और लास्ट टाइम जब इन लोगों ने खड़े होके बोला कि ये हिमांशु कुमार टेररिस्ट है जज साहब, सुदर्शन रेड्डी ने कहा सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता अगर आदमी जो मेरे सामने है अगर वो टेररिस्ट नहीं, माओवाद, अगर आदमी जो मेरे सामने खड़ा है जिसका केस चल रहा है अगर वो नक्सलाइट है, माओइस्ट है, क्या फर्क पड़ता है तुमको? सोचो। और हर पेपर में आया, उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, उसने जो आरोप लगाया आपके ऊपर इसका जवाब दो। मैं केयर ही नहीं करता,
वो माओवाद हो या ये नक्सलाइट हो, आई डोंट केयर। उसने जो आरोप लगाया सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कि आपने 12 लोगों को जान से मारा गोमपाट गांव में, ये सच है या गलत है, ये जवाब है। और उसके बाद ये शब्द इस्तेमाल करना बंद हो गया, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो विचारधारा है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें पिछले 2-3 सालों से उसमें परिवर्तन आ गया। क्योंकि जज साहब ने बहुत टीवी में देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बेकसूर लोगों को ये इल्जाम लगा के उनको बंद किया, तो लोगों का, जज साहब का मन में आ गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। विनायक सेन का केस जो सेडिशन का केस था, मतलब उसने एक आतंकवादी से दूसरा आतंकवादी को देने के लिए एक चिट्ठी ली, मतलब कॉन्स्पिरेटर, देशद्रोही है, सीरियस केस था। उसने जेल से ये लेटर लिया और किसी और अंडरग्राउंड को देने के लिए वो लेटर लिया। वो केस जब आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जज साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, आपका चार्जशीट बिल्कुल 100% सही है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। आप बताइए आप बताइए इसमें क्या मतलब क्रिमिनल ऑफेंस क्या है इसमें? ना उसका घर में कोई हथियार, ना उसका हाथ में कोई हथियार, ना उसने किसी को जान से मारा। कोई चिट्ठी लेने का आपका आरोप है और उसमें आपने देशद्रोही का जो आरोप लगाया, इसमें क्या कसूर है इसका? कौन बंदूक था, कौन सा हथियार था, किसका खून किया इसने? विनायक सेन का केस, इतना बड़ा केस। तो मुझे लगता है कि जजेस का मन में भी थोड़ा परिवर्तन आ रहा है और इसमें पत्रकार लोगों का रोल बड़ा अहम था, बहुत बड़ा रोल था। जैसे छत्तीसगढ़ में हिंदू पेपर का 3 पत्रकार लोगों का, जो मेन था अमन सेठी, उसने बार बार हर मतलब घटना के बाद तुरंत वो दूर इलाकों में जाएंगे और वहां पे लोगों के साथ बैठ के उनका इंटरव्यू लेगा, फोटो निकालेगा, नेक्स्ट डे हिंदू पेपर में बड़ा छपेगा। तो एक ओर से सीआरपीएफ का बयान आता है कि ये नक्सलवाद थे, जैसे ये अभी हुआ था 17 लोगों की, और दूसरे ओर से हिंदू पेपर में पूरा छपेगा ये कि बेकसूर लोग थे। झारखंड में जहां एसपीओ था, जैसे छत्तीसगढ़ में था, अभी छत्तीसगढ़ का जजमेंट आने के बाद झारखंड सरकार भी थोड़ा सोच रहा है कि इसमें आगे चलने का नहीं चलने का, क्योंकि दोबारा एक केस होगा झारखंड सरकार के खिलाफ कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर को रद्द करना। लेकिन झारखंड के तमाम स्कूल्स में सिक्योरिटी फोर्सेस थे, बच्चे तो बाहर और स्कूल्स के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्योंकि उनको थोड़ा मजबूत जगह चाहिए। और ये जवान सब अंडरवेयर में है, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, और बच्चे जो है दूर, स्कूल से दूर। तो झारखंड में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमने हाई कोर्ट में गया और जज साहब से ये निवेदन किया कि आप ऑर्डर करो कि सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ये स्कूल से हट जाए। और ऑर्डर आया पूरा देश के लिए, झारखंड पहले और उसके बाद पूरा देश के लिए, कि कोई भी स्कूल को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि ये बच्चों का पढ़ाई के लिए है, ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। उत्तर प्रदेश में सीमा आजाद का केस है जो अभी हाई कोर्ट में आएगा। सीमा आजाद पीयूसीएल के लीडर है और सीमा आजाद के खिलाफ ये आरोप है कि सीमा आजाद के कंप्यूटर पर और सीमा आजाद के कुछ घर से कुछ माओइस्ट लिटरेचर मिला। तो आपके लाइब्रेरी में कुछ किताबें हैं जो माओवाद किताबें हैं या कार्ल मार्क्स की किताबें हैं या माओ की किताबें हैं या लेनिन की किताबें हैं, तो आप देशद्रोही हैं। और मुझे लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस को सीमा को एक्विट कर, क्योंकि किताबें आपके पास रहना इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं।
कोई किताब आपके पास है तो इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, उसमें कुछ भी लिखा हुआ, लेकिन किताब रखना ऐसा ऑफेंस नहीं हो सकता। तो सीमा आजाद के एक बड़ा केस अब पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आएगा, उसके बाद सुप्रीम। फिर एक और केस है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। अभी आपको मालूम है कि जब मुठभेड़ होता है, पुलिस किसी को जान से मारेगा, तो पुलिस के ऊपर कभी केस नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में कभी भी कोई भी केस में वो पुलिस के ऊपर केस हुआ। लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी नया जजमेंट दिया कि हर मुठभेड़ का केस में सबसे पहले एफआईआर लिखा जाना चाहिए कि फलाना पुलिस ऑफिसर ने फलाना आदमी को गोली से मार डाला। ये केस एफआईआर होने के बाद ये केस जज के सामने आएगा, मैजिस्ट्रेट के सामने आएगा, और एफआईआर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट, और चार्जशीट में अगर पुलिस को कहना है कि मेरे ऊपर पहला हमला किया, उसके बाद मैंने गोली चलाया, तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया क्योंकि सबसे पहले उसने मेरे ऊपर फायरिंग किया, तो पुलिस को स्टैंड लेना पड़ेगा जज साहब के सामने, और जज साहब डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है, कि क्या ये असली मुठभेड़ है या नकली। अब क्या होता है, पुलिस डिसाइड करता है, पुलिस अपने आप डिसाइड करेगा कि कोई पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस नहीं होगा। उसने पुलिस लॉकअप में भी जान से मारा तो भी उसके ऊपर केस नहीं होगा। लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी उसका जजमेंट आया कि हर पुलिस ऑफिसर के ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए, और ये मामला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में इस केस का फैसला होगा। कम्युनलिज्म के बारे में मैं एक दो और उदाहरण देना चाहूंगा, फिर समाप्त करूंगा। खंडमल का केस का उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको, जहां पे दलित क्रिश्चियन के ऊपर आक्रमण हुआ। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने दलितों के ऊपर, क्रिश्चियन दलित जो है, ईसाई दलित के ऊपर आक्रमण किया, तो घर जलाया, लोगों को जान से मारा, टॉर्चर किया, बेदखली की, अलग अलग चीजें। उसके बाद स्वामी की मौत हुई। स्वामी जी जो था उधर, बीजेपी का लीडर था एक स्वामी, तो माओवादी लोगों ने उसका हत्या की। उसके बाद ये तोगाड़िया जो है, विश्व हिंदू परिषद का तोगाड़िया, तो उसने ऐलान की कि मैं उड़ीसा आ रहा हूं कलश यात्रा के लिए, और फलाना तारीख से फलाना तारीख तक ये कलश यात्रा होगा, और कलश यात्रा का जो रास्ता है वो दलितों के बीच में से चलेंगे। मतलब आइडिया ये था कि बीच में जाना और घर जलाना, ये आइडिया था। बुधवार का दिन उसने ऐलान किया, बुधवार को मैं आ रहा हूं। मैं बता रहा हूं इसलिए कि कानून का पावर क्या है, ये संविधान का पावर क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है, जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं बिहार में। बुधवार इसने ऐलान किया, लोग डरे हुए थे। 3-4 दिन पहले वहां के जो एक आर्च बिशप था, क्रिश्चियन का बिशप होता है, उसने फोन किया कि कॉलन साहब ऐसा हो रहा है उड़ीसा में, और हमें लगता है कि बहुत सारे लोग मर जाएंगे इसमें, क्योंकि घर जलाने का कार्यक्रम बनाया विश्व हिंदू परिषद। मैंने कहा कि बिशप जी आप आइए दिल्ली। तुरंत आया, 2 दिन के अंदर हमने केस बनाया। सोमवार को मैंने चीफ जस्टिस के सामने मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कि जज साहब माफ कीजिएगा, मैंने केस अभी तक फाइल तो नहीं किया, लेकिन अर्जेंट केस है, आपने पेपर में पढ़ा कि उड़ीसा में दलितों के ऊपर आक्रमण हुआ, 100 लोग मारे गए, और नया प्रोग्राम बना रही है बजरंग दल। उसने कहा कोई बात नहीं, आप फाइल करो, दोपहर को 2 बजे रखो। देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया 10:30 बजे, केस का सुनवाई हुआ 2 बजे। 2 बजे मैंने आर्ग्यूमेंट की। उसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवोकेट जो है, सोलिसिटर जनरल, उसको समन किया, और उड़ीसा का जो काउंसिल था वेणुगोपाल साहब, उसको समन किया, और नेक्स्ट डे सवेरे 10:30 बजे केस रखा।
आर्ग्यूमेंट हो गया। मैंने कहा कि अगर तोगाड़िया साहब उड़ीसा में आएगा तो 100 और लोग मर जाएंगे निश्चित। 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजंक्शन दिया, रोक लिया तोगाड़िया साहब को कि कोई बाहर का आदमी उड़ीसा में न आए मीटिंग के लिए या कोई भी मोर्चा के लिए। और मैंने ये भी प्रार्थना की कि जज साहब, जरूरी है क्योंकि ये पुलिस जो है, उड़ीसा पुलिस कुछ काम का नहीं है, बाहर का जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है तुरंत भेज दो। और जज साहब ने अग्री किया, स्वीकार किया, और उसने तुरंत ऑर्डर पास किया कि जो सेंट्रल बटालियन जो है सीआरपीएफ का, वो तुरंत कंधमाल में जाए और वहां पे जो है शांतता रखने का कोशिश करे। तो पावर है कोर्ट का, अगर ठीक का उपयोग अगर करे। और खास मैं चाहता हूं कि बिहार में हर जो केस है, मुठभेड़ का केस, हर केस, मर्डर का केस, ये पुलिस ऑफिसर का, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जब मोर्चा के ऊपर आक्रमण करते हैं और औरतों को बाल से खींच के, ये सारे ऑफिसर के ऊपर केस करता, तब इनको थोड़ा सबक सिखाने का मौका मिलेगा। उसका आदत हो गया करने का, और उसको मालूम है कि करने के बाद कोई कुछ नहीं करेगा, कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं होगा, कोई हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। फेल भी हो केस, अगर फेल भी हो, और ये इन जैसे केसेस फेल तो नहीं होगा, लेकिन केस अगर फेल भी हो, ऑफिसर का मन में ये बात आएगी कि साला ये लोग हमको पकड़ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाला है, ये हमारा दुश्मन है। ये पुलिस ऑफिसर न सबसे देशद्रोही लोग हैं, ये हमारे जनता के दुश्मन है, हमारे देश के दुश्मन।